यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है ना, तो चैप्टर 2 कर देते हैं। सर क्या पढ़ाओगे सेकेंड चैप्टर के रिवीजन में? ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहले मैं सोचा था म्यूचुअल फंड की रिवीजन करवा देता हूं, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम म्यूचुअल फंड पे आएंगे। ठीक। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आसान चैप्टर है 100%। देखो फाइनल में आ गए ना, तो लॉजिकल ना हो, आपको रटना पड़े, ऐसा कोई कंसेप्ट कोई चैप्टर नहीं है। ठीक, जैसे मर्जर इक्विजिशन में रिवीजन के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके मैं लॉजिक दे रहा था, एकदम से मैं आऊं और फटाफट से टिक करके रिवाइज करा दूं, उसके बाद क्वेश्चन दिखा दूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। इस वजह से जितना छोटे मोटे टाइम स्पेंड करके मैं थोड़ी बहुत लॉजिक के साथ रिवीजन कराऊं, ये मेरी टारगेट है। कंसेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए, रिवीजन से चीजें याद आनी चाहिए। कोई बच्चा है कहीं क्लासेस गया है, कोई चीज भूल गया है, तो थोड़ी बहुत उसको टचअप मिल जाए, ऐसा रिवीजन होना चाहिए। साथ ही में क्वेश्चन तो देखेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कवरेज की बात करूं तो देखो इसमें 4-5 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। एक मार्क्विज, या आप बोल सकते हो मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही हम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमें रिस्क निकालने भी तो आनी चाहिए, तो हम इसको रिस्क एंड रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन। ठीक। सेकंड, जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सीए इंटर में आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ते हो ना सीएपीएम का, कि ऐसे निकालते हैं के एज पर सीएपीएम। अब इसकी पूरी डिटेल में हम सब चीज पढ़ेंगे। थर्ड, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। तीसरा, चौथा शार्प ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। चलो 1 मिनट दो। शार्प ऑप्टिमाइजेशन पांचवा, इसी में मैं कवर करा दूंगा। वैसे आपके सिलेबस में सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर है, जिसमें आईसीआई रखता क्या है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और दूसरा इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो थ्योरी है उसके बारे में। सिक्योरिटी एनालिसिस में दो चीजें हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एक काम करेंगे तो इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ ही कवर करा दूंगा। एंड टेक्निकल एनालिसिस जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव में फंडामेंटल, एक सेकेंड, जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव जब हम पढ़ चुके होंगे, तो इसके एंड में हम टेक्निकल एनालिसिस भी कवर कर लेंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस भी हम डेरिवेटिव के साथ ही कवर कर लेंगे डेरिवेटिव खत्म होने के बाद, क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ने के बाद स्टॉक मार्केट के बारे में आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगा, या फिर डेरिवेटिव पढ़ाते टाइम मुझे जरूरत भी पड़ेगी कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स सिक्योरिटी एनालिसिस में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम डेरिवेटिव के साथ ही पढ़ लेंगे। करेक्ट। एंड इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो थ्योरी है
वो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ पढ़ लेंगे। तो टोटल में 2, 4, 5 थ्योरी हुई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। इसके अलावा भी कुछ है, तो उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, रेसिड्यूअल टॉपिक। रेसिड्यूअल टॉपिक्स, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में हम देखेंगे। रीबैलेंसिंग, अच्छा सर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बाद एक मैट्रिक्स अप्रोच सीखेंगे। किस चीज का है ये? पोर्टफोलियो सिलेक्शन का। और भी छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन है, ये हम रेसिड्यूअल टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। इसको मैं अगर एक ही पार्ट में रिवाइज कराऊं ना, तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2-3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे मुझे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पढ़ाना है, सिखाना है, रिस्क रिटर्न निकालना है। तो ये पार्ट 1 में कवर करते हैं। CAPM, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको सेपरेट एक पार्ट में कवर करेंगे। अच्छा, डेली बेसिस पे अब मैं लेक्चर डाल दिया करूंगा। ठीक है, थोड़ा गैप हो गया था, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो इस वजह से अब जो लेक्चर आएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, इंटर के जो लेक्चर चलते हैं वो तो चलते ही रहेंगे, साथ में फाइनल का जो रिवीजन लेक्चर है इसको मैं प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ, और एक लेक्चर डेली बेसिस पे आएगा, डोंट वरी फॉर दैट। और पार्ट 3 में ये सारे कवर हो जाएंगे, बचे हुए पार्ट 3 एक पार्ट में रखूं तो आपको लगेगा काफी बड़ा है चैप्टर, पर बड़ा नहीं है, छोटे छोटे समझने वाले कंटेंट थोड़े ज्यादा है इसमें। तो इस वजह से हम 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखता हूं 2 पार्ट में हो तो 2 पार्ट में कवर कर दूंगा, पर मुझे पता है कि ये रिवीजन लेक्चर में 3 पार्ट लगेगा ही लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं पार्ट 1 से, जो कि है पहला, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी, ठीक, शॉर्टकट में MPT कर दूं। इसमें टॉपिक क्या क्या रिवाइज कराओगे सर? क्या रिवीजन करने से ये कवर हो जाएगा? सबसे पहले इसका जो बेसिक है, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए कि ये थ्योरी क्या कहता है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हमें क्या सिखाता है। फिर हम देखेंगे रिस्क एंड रिटर्न कंप्यूटेशन। ठीक, पोर्टफोलियो तो बाद में बनाएंगे, पहले एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क और रिटर्न निकालना हो तो हमें आना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, 2 या 2 से ज्यादा अगर हमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन हो, उनमें से सिलेक्ट करना हो, तो कैसे हम डिसीजन मेकिंग लेंगे। नेक्स्ट, कोरिलेशन, 2 स्टॉक के बीच का कोरिलेशन निकालना सीखेंगे। अगला, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक स्टॉक का हमने सीख लिया दूसरे पॉइंट में कि एक इंडिविजुअल स्टॉक, जैसे मान लो रिलायंस है, वो कितना रिटर्न देता है या कितना रिस्क है रिलायंस का शेयर का, वो हम निकालना पॉइंट नंबर 2 में सीखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में 2 या 2 से ज्यादा स्टॉक की जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उस पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, ये सीखेंगे। ठीक, अगला, पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो। इसको फंड ऑफ फंड भी बोलते हैं। चलो, लास्ट टॉपिक रहेगा मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में कर्नर थ्योरम। कर्नर थ्योरम, ठीक है, बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका अपना स्पेसिफिक रिस्क एंड रिटर्न है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं TCS का शेयर खरीदता हूं, तो TCS कुछ ना कुछ रिटर्न तो देता ही है,
अच्छा, रिटर्न हमें कैसे मिलता है कि कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं किसी शेयर में तो किस फॉर्म में रिटर्न मिलता है? दो फॉर्म में मिलता है सर। एक तो डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न मिलता है और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर प्राइस भी तो बढ़ेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में। और हर एक स्टॉक का, हर एक कोई भी शेयर हो, जैसे टीसीएस का शेयर मैंने लिया तो उसमें रिटर्न हमें मिलता है, साथ ही में रिस्क भी है। ठीक, आप बोलोगे सर रिस्क का मतलब? रिस्क का मतलब होता है वोलेटिलिटी। ठीक, उताव चढ़ाव। कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे, कोई दुनिया का शेयर नहीं है जो ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होते रहेगा। क्यों? आज के डेट में शेयर देखो, किसी दिन 2% गिरे होते, किसी दिन 4% बढ़े होते, किसी दिन 3% गिरे होते, किसी दिन 1% गिरा होगा, किसी दिन 4% गिरा होगा। हाँ, जो ये उताव चढ़ाव है ना, ये जनरेट करता है रिस्क। ठीक है, लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जब आया ना, तो इसने बोला इंडिविजुअल स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसका स्पेसिफिक रिस्क एंड रिटर्न आपको पता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके स्टॉक की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, पोर्टफोलियो में, जैसे एक स्टॉक नहीं, दो या दो से ज्यादा स्टॉक के पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करते हो, तो जो रिस्क है ना उसको कम किया जा सकता है। अगर किसी इंसान को, मान लो इसमें रिस्क है फॉर एग्जांपल 10% का, ठीक, आपको कम रिस्क लेना है तो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे? इंडिविजुअल स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके, स्टॉक की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके। ठीक, एक स्टॉक में है, मान लो ये कंपनी डूब गई तो शेयर प्राइस तो क्रैश ही हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो रिस्क है। लेकिन दो या दो से ज्यादा में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे कंपनी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। कोई स्टॉक अगर अच्छा रिटर्न देगा, कोई खराब भी देगा, फिर तीसरा अच्छा दे सकता है, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो एक गुड रिटर्न जनरेट करेगा, है ना? अच्छा, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहता है सर रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके। कैसे? तो ये कहता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि स्टॉक में होते हैं कोरिलेशन। सर ये कौन सा रिलेशन है? स्टॉक के बीच में आपसी संबंध है, पढ़ेंगे। ठीक है, कितना रिस्क रिड्यूस हो सकता है? डिपेंड्स अपॉन कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक। दो स्टॉक की कोरिलेशन से पता चलेगा कि रिस्क कम होगा कि नहीं होगा, अगर उन दोनों स्टॉक की पोर्टफोलियो बनाते हो तो, और होगा तो कितना होगा। ठीक, क्या सर कोरिलेशन निकालना सीखेंगे हम? यहां देखो लिखा है कि नहीं कोरिलेशन, बिल्कुल सीखेंगे। अगर हमें रिस्क कम करना सीखना है तो कोरिलेशन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक, तो बेसिक जो ये थ्योरी है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ये हमें क्या पढ़ाता है कि अगर हम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क को कम किया जा सकता है, रिस्क को एवर्स किया जा सकता है, कम रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक, और ये जो रिस्क रिडक्शन है ना, ये डिपेंड करता है स्टॉक के बीच के कोरिलेशन में। ठीक, रिस्क रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, ये कोरिलेशन पर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे कोरिलेशन आ जाए तो मैं तो मजे से रिस्क रिड्यूस कर सकता हूं। तो मैं फटाफट से आता हूं जरा अब टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये तो बेसिक था। सबसे पहला रिस्क एंड रिटर्न कंप्यूटेशन, थोड़ा फास्ट मोड में चलते हैं। कैसे निकालेंगे? बताओ, मान लो जैसे टीसीएस का एग्जांपल लिया, एक साल का मुझे रिटर्न निकालना हो, पहले मैं रिटर्न के ऊपर चर्चा करता हूँ, ठीक है, फिर रिस्क के ऊपर आएंगे। लो, सबसे पहले मैं रिटर्न निकालना सिखाता हूँ, फिर रिस्क के ऊपर आएंगे, फटाफट रिवाइज करते हैं। एक साल का अगर मुझे रिटर्न निकालना हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे मान लो P0 है 500। अब ये मत बोलना कि सर टीसीएस का तो 500 चल ही नहीं रहा है, टीसीएस तो इतने पे है। मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये है प्राइस। ठीक है, एक साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो P1 प्राइस आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये रहेगा 600, और ये साल में डिविडेंड देने वाले हैं 50 रुपया। अब मुझे आप खुद बताना है मुझे कितना रिटर्न मिला। एक तो डिविडेंड मिला, एक साल का रिटर्न अगर मैं देखूँ तो, और दूसरा सर 500 का खरीदा था, 600 का हो गया, अगर बेचने जाऊं तो 600 का बिकेगा,
कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो है। तो कैसे निकलता है? किसी भी पर्टिकुलर ईयर का रिटर्न निकालना हो तो इसको बोलते हैं रियलाइज्ड रिटर्न। ठीक है, कितना आपने रियलाइज करा, कितना कमाया, बताओ तो कैसे निकलेगा? सिंपल D1 प्लस ये कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? P1 माइनस P0 डिवाइड बाई आपका इन्वेस्टमेंट तो ये है ना, P0 इंटू 100। ठीक, ये तो एक पर्टिकुलर ईयर का रियलाइज रिटर्न निकालने का तरीका हो गया। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, मुझे आज पैसा लगाना हो किसी कंपनी में, तो मैं उस कंपनी का रिटर्न देखूंगा ना, तो एक पर्टिकुलर पीरियड या ईयर का नहीं देखता हूँ, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दे रहा है ये देखता हूँ। ठीक, जैसे मुझे ही टीसीएस में इन्वेस्ट करना हो तो मैं ये नहीं देखूंगा कि सिर्फ 2024-25 में, ये मान लेते हैं 2024-25 में कितना रिटर्न दिया, मैं तो ये देखूंगा ना कि ऑन एन एवरेज पीछे भी साल अगर देख लिया जाए तो ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न देता है, क्योंकि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे फ्यूचर में तो वही एवरेज रिटर्न मिलना है। तो जब भी एक इन्वेस्टर रिटर्न की बातें करता है, कौन सी बात करता है? एवरेज रिटर्न की बात करता है। अब छोड़ो ना, बेसिक मैथ स्टैटिस्टिक्स तो आप पढ़ के इतने चालाक हो चुके हो, मैं ही आपको बोल देता हूँ, ये लो, ये 10% रिटर्न दिया था, 12% रिटर्न दिया था, इस साल में 8% रिटर्न दिया था, इस साल में 14% रिटर्न दिया था। मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे एवरेज रिटर्न निकालना है। किसी कंपनी का 4 साल का रिटर्न दिया है और मुझसे कोई पूछ रहा है एवरेज रिटर्न निकाल के बताओ। सिंपल, हमने पढ़ा है ना, सिंपल एवरेज कैसे निकलता है? मीन, चारों साल का रिटर्न को जोड़ दो, डिवाइड बाई 4 कर दो। 10% प्लस 12% प्लस 8% प्लस 14% डिवाइड बाई 4, यही होना चाहिए फॉर्मूला। क्या बोलते हो? 11%। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं टीसीएस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं एंड ये ऑन एन एवरेज 11% रिटर्न देता है। ठीक, किसी भी डेटा का एवरेज करना हो, सम टोटल कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेटा से। ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं? बस वही कंसेप्ट मैंने यूज किया और कुछ भी नहीं। यानी कि सर कभी भी मुझे रिटर्न निकालना हो किसी स्टॉक का और पास्ट का रिटर्न दिया हो तो मैं इजीली निकाल सकता हूं रिटर्न। हाँ जी, निकाल सकते हो। ये केस 1 था, केस 1 था जब पास्ट का डेटा दिया हो। अच्छा, केस 2 लेते हैं, जब हम फ्यूचर के लिए रिटर्न फोरकास्ट कर रहे हैं। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, इस पीरियड के लिए रिटर्न निकाल रहा हूं फ्यूचर के लिए, कि ये टीसीएस कितना रिटर्न देगा, मुझे कोई डिसीजन लेना है और मैं फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहा हूं। अब इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एवरेज रिटर्न था, पीछे को ध्यान में देके निकाला, इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, पास्ट डेटा चाहिए, है ना? यही मेरे लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा फॉर फ्यूचर। हम क्या उम्मीद करते हैं? ऑन एन एवरेज जितना रिटर्न दिया है उतना देगा, है कि नहीं? जैसे कि मान लो निफ्टी में 10% ऑन एन एवरेज निफ्टी रिटर्न देता है, 10 से 12%, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? निफ्टी का रिटर्न कितना होता है? ऑन एन एवरेज 10 से 12%। हो सकता है कि इस साल निगेटिव भी हो, किस साल कम हो, किस साल ज्यादा हो, एवरेज रिटर्न की बातें करते हैं। सिमिलरली मान लो ये है और हम कह रहे हैं कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि जो रिटर्न होगा ना टीसीएस का वो 10% होगा। 40% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को पॉइंट में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 40% प्रोबेबिलिटी है कि 13% होगा एंड बचा हुआ 40% प्रोबेबिलिटी है कि 15% होगा। अब मुझसे कोई बोले एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न छोड़ो ना फॉर्मूला, आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी अगर दिया है और रिटर्न दिया हो और मुझसे बोले एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न तो आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर 20% चांस है कि 10% रिटर्न होगा, 40% चांस है कि 13% होगा, प्लस 40% चांस है कि 15% होगा। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। बताना मुझे कितना आएगा? सर ये 11.22% आ रहा है,
तो ऐसे निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक, तो रिटर्न निकालना आ तो गया आपको, यही फॉर्मूला है। रिटर्न की अगर मैं बातें करूं तो दो ही केस दे सकता है। रियलाइज रिटर्न तो मैंने सिखा दिया एक पर्टिकुलर ईयर का, उसकी बात नहीं कर रहे। एक्सपेक्टेड या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न को ध्यान में रख के पास्ट का डेटा दे सकता है आपको, पास्ट डेटा। तो कैसे निकलेगा, सम टोटल ऑफ, मान लो रिटर्न को मैं एक्स मान रहा हूं, तो सम टोटल ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। इसको मान लो मैंने इस डेटा को एक्स लेट कर लिया, ठीक है, रिटर्न को मैंने एक्स मान लिया, सारे रिटर्न को जोड़ दो, डिवाइड कर दिया था एन नंबर ऑफ ईयर से, तो ये रहा। अगर फ्यूचर डेटा दे, यानी कि प्रोबेबिलिटी दे और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले, तो कैसे करवाया मैंने, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, यानी कि सम टोटल ऑफ पी इंटू एक्स, वह जहां पे एक्स क्या है, एक्स सर रिटर्न है। एक्स को मैंने शॉर्टकट में पूरा रिटर्न ना लिखने के बजाय एक्स लिख दिया मैंने। सर ठीक है, रिटर्न तो समझ में आया, हिस्टोरिकल डेटा दे सकता है या फिर हमें प्रोबेबिलिटी दे सकता है, दोनों ही केस आपने समझा दिया। हिस्टोरिकल डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कब देता है। अब आ जाते हैं रिक्स पे। रिक्स, एक मिनट दे दो। हाँ, रिक्स मेजर होता है बच्चे, वैसे तो मेजर होता है वेरिएंस से, पर इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट वेरिएंस, तो हम एचडी से मेजर करते हैं। रिक्स का मेजरमेंट कौन करता है, एचडी। सर एचडी क्या है, अभी समझाता हूं। मान लो जैसे टीसीएस का एग्जांपल लिया था, 10 12 8 14, 10%, 12%, 8%, 14%, यही था ना टीसीएस का 4 साल का रिटर्न। हमने एवरेज रिटर्न जब निकाला था तो कितना आया था इनका, 11%। 11%। ये जो एवरेज रिटर्न है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको बोलते हैं मीन। मान लो ये डेटा एक्स हो गया, रिटर्न को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो एक्स का जो मीन है एवरेज, वो ये रहा। ठीक, क्या जो इंडिविजुअल हर एक साल का रिटर्न है वो एग्जैक्टली बराबर है क्या जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो मीन है, नहीं बराबर है, देयर इज सम डेविएशन, फर्क है, इसको बोलते हैं डेविएशन, है ना। कभी भी जो हमारा मीन होता है ना, हर एक डेटा जरूरी नहीं उससे मैच करे, डेविएशन होगा कि नहीं। जो हर एक साल का रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न का बराबर है क्या, नहीं। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो क्या है, हर एक साल का रिटर्न को ध्यान में रख के ऑन एन एवरेज रिटर्न निकाला है, जरूरी थोड़ी ना वो बराबर हो। तो ये जो डेविएशन है ना, दूरी है ना, डेविएशन, ठीक, इन्हीं डेविएशन का एवरेज को बोलते हैं एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, इट इज द एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल डेटा फ्रॉम मीन। अब ये सारी चीज तो आपने मैथ में पढ़ी होगी, मैं आपको बस एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। फॉर्मूला लिखने को लिख के मैं रिवाइज करवा सकता था, पर मेरा वो पढ़ाने का टेक्निक नहीं है, ठीक है। ये जो भी डेविएशन है, सारे डेविएशन को निकाल कर इनका एवरेज करोगे ना, तो जो आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का एवरेज है, डेविएशन का मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यही तो रिस्क को शो करता है। भाई साहब आप मत मान के, आप मान के चल रहे हो ना कि ऑन एन एवरेज 11% टीसीएस रिटर्न देता है, क्या एग्जैक्ट आपका रिटर्न 11% होगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो, नहीं। ये एवरेज कैसे निकला है, पास्ट डेटा का एवरेज है, जरूरी नहीं 5वें साल, 5th ईयर जो रिटर्न होगा वो 11% ही होगा, कम या ज्यादा हो सकता है, ये तो एवरेज रिटर्न है। तो ये कम या ज्यादा हो सकता है ना, दिस इज रिस्क। अगर कोई डेटा अपने मीन से अलग हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, ये कम या ज्यादा होने को ही रिस्क बोलते हैं। दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड रिस्क। सर कैसे निकालेंगे, हम तो भूल गए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जैसे ये पास्ट डेटा का एग्जांपल था, 4 साल का दिया था, हमने एक मीन निकाला उसके हेल्प से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, रिस्क को मेजर करता है आपका एसडी। एसडी भी निकालने के लिए दो ही केस हो सकते हैं, पास्ट डेटा दे सकता है, जैसे हमारे केस में ये है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल,
सर x माइनस एक्स बार ये है डेविएशन, इसका कर दिया स्क्वायर। देखो ये रहा x, ये रहा x बार, यही है ना डेविएशन, इसका कर दिया स्क्वायर, सम टोटल डिवाइड बाई n। तो देखो n से अगर डिवाइड कर देते, सारे डेविएशन का स्क्वायर करके जोड़ के n से अगर डिवाइड कर देते तो एवरेज डेविएशन आएगा। क्योंकि हमने स्क्वायर किया था तो रूट डालनी पड़ेगी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। सर आपने बोला था वेरिएंस इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ रिस्क। अगर वेरिएंस हो ना तो बस ये नहीं डालना आपको रूट, यानी कि वेरिएंस, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जो वेरिएंस होगा वो क्या है, वो तो एच डी का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा, ये रहा वेरिएंस। एच डी निकाल के स्क्वायर कर दो तब भी वेरिएंस आ जाएगा, या बिना रूट के अगर निकाल रहे हो तो वेरिएंस है। अच्छा फ्यूचर डेटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर डेटा हुआ तो एच डी निकलता है सम टोटल। अब क्या, प्रोबेबिलिटी इनटू ये रहा डेविएशन, पर इसका करना है स्क्वायर और डाल देना है आपको रूट। इससे क्या आ जाता है, एवरेज डेविएशन। लेकिन हमने सर स्क्वायर भी तो कर दिया, डेविएशन का स्क्वायर लिया है हमने, तो इस वजह से रूट डाला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। सर वेरिएंस निकालना हो तो सेम, वेरिएंस का फॉर्मूला ही होता है एच डी स्क्वायर। तो ताकि बिना रूट के निकालो तो वेरिएंस आ जाएगा, या फिर एच डी निकाल दो फिर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये क्या है, रिक्स एच डी कितना है मीन का, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मीन का कितना है एच डी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक शेयर के केस में, स्टॉक के केस में, टीसीएस के केस में लोगे तो एच डी क्या हो गया, रिक्स। ये मीन क्या हो गया सर, एवरेज रिटर्न। तो रिक्स एवरेज रिटर्न का कितना परसेंट है ये बताता है। चाहेंगे ना रिक्स कम से कम हो, एवरेज रिटर्न का एज अ परसेंटेज में रिक्स को देखना हो तो हम तो चाहेंगे कि रिक्स कम से कम हो उतना ही रिटर्न के लिए। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लोअर द बेटर। बच्चे कहानी अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इससे स्लो रिवीजन मैं नहीं करा सकता, मुझे नहीं लगता कोई और कराता भी होगा इतना स्लो रिवीजन। ठीक, मैं रिवीजन में भी आपको थोड़ा बहुत लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, ये रिवीजन लेक्चर है, आप ना भूले। ठीक है, डिटेल में अगर इससे ज्यादा आपको डिटेल में पढ़नी है तो इट मीन्स यू आर लैकिंग समथिंग इन कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कहीं समझा हो ना, कहीं लेक्चर लिया हो, तो उसे रत्ती भर का भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी का दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये रिस्क रिटर्न निकालना सीख गया किसी भी शेयर का। रिटर्न जो क्या है उसको लेट कर लो एक डेटा एक्स, और जैसे किसी भी डेटा का हम मीन और एचडी निकाल सकते हैं, तो मीन क्या हो गया, एवरेज रिटर्न, एचडी क्या हो गया, रिक्स। शेयर के केस में सिंपल सी बात है। बोलो फटाफट से, एक क्वेश्चन दिखा दूं क्या कहीं पे, ये लो, एक स्टॉक है जो कि 120 का है, स्टॉक का कॉस्ट, कोई डिविडेंड नहीं देता, और प्रोबेबिलिटी दिया है कि साल के एंड में प्राइस क्या होगा। P0 दिया है 120, अलग अलग प्रोबेबिलिटी दिया है प्राइस होने का, P1 होने का। बताओ 0.1% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ रिटर्न लिख लेता हूँ, प्राइस ये होगा, तो रिटर्न कैसे निकालेंगे सर, हमें पता है ना, आपने बताया था रिटर्न निकालने का। रिटर्न निकालना हो तो D1 कुछ है ही नहीं, डिविडेंड देगा क्या, नहीं, तो P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, यही हो जाएगा। D1 होता तो वो भी जोड़ते, 1 से 15 माइनस 1 से 20 डिवाइड बाई 1 से 20 इंटू 100। बताओ फटाफट से, -4.17% आ रहा है। तो 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न कितना होगा, -4.17।
परसेंट। ऐसे ही आप हर एक प्रोबेबिलिटी के लिए रिटर्न निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको। अब प्रोबेबिलिटी आपको पता हो और आपको क्या पता हो, रिटर्न पता हो। रिटर्न को मैं मान लेता हूँ x, फिर मैंने क्या बताया एवरेज रिटर्न निकालने का। बताओ मीन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी दिया हो तो। ये रहा प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, एक्स एक डेटा है, हमारे केस में रिटर्न है, ठीक। तो p इंटू एक्स कर दोगे तो ये रहा, और ये आया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक। सिमिलरली हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है रिटर्न का। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी दिया हो तो समेशन ऑफ p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार, जैसे पहले केस में देखो, ये रहा x, ये रहा x बार, तो माइनस 4.17 माइनस 7.083, जो भी आया स्क्वायर करना है उसका, तो इंटू इज इक्वल टू से स्क्वायर हो जाता है। तो ये तो x माइनस एक्स बार हुआ, इंटू प्रोबेबिलिटी भी तो करनी है। प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1 इंटू 0.1, तो ये आ रहा है 12.66। देखिए मैंने राउंड अप करके लिख दिया है। ऐसे ही सब निकाल लोगे, सबका टोटल करोगे, तो ये जो टोटल करोगे ना, ये क्या है, दिस इज समेशन ऑफ p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये वेरिएंस है, ये क्या है, वेरिएंस। अगर आपको एस टी निकालना है तो इसको रूट कर दो, तो ये रहा एस टी। वेरिएंस ना परसेंटेज स्क्वायर में एक्सप्लेन होता है, ठीक। और जो एच डी है ये परसेंटेज में। वेरिएंस का जो इंटरप्रिटेशन है ना, इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि परसेंटेज स्क्वायर में है, मेजरमेंट का यूनिट ही उसका ऐसा है, इसलिए हम रिस्क को एच डी में एक्सप्रेस करते हैं। चलो समझ में आया क्या, पास्ट डेटा भी दे सकता है और प्रोबेबिलिटी भी दे सकता है, ठीक। आइए जरा अब आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पे। जो रिवीजन का सेकेंड टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। आप सब चालाक हो, फटाफट आंसर दोगे, ठीक है। ये रहा रिटर्न। एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, 1 मिनट, हाँ। चलो ये रहा स्टॉक ए बी, ये रहा इनके रिटर्न। ए का रिटर्न है 10%, बी का है 8%, और ये रहा इनका रिस्क जो कि है एस टी। ए का है 5% और बी का है 6%। मैं बोलूंगा कि आपको अगर मैं बोल दूं सेलेक्ट करिए इनमें से कोई भी, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ए मान लो रिलायंस है, या फिर ए मान लो इन्फोसिस है, बी मान लो टीसीएस है, ये इनका रिटर्न दे रखा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, बताओ किस में इन्वेस्ट करूं। इसके लिए कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं, आप में से हर एक बच्चा बोलेगा कि सर बी में इन्वेस्ट मत करो, ऐसा क्यों। सर बी एक तो रिटर्न भी कम दे रहा है और उसमें रिस्क भी ज्यादा है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो रिटर्न भी कम दे रहा है दूसरे की तुलना में, और दूसरे की तुलना में रिस्क भी ज्यादा है, कोई भी इंसान इसमें इन्वेस्ट करेगा, कोई भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो बी रिजेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है। क्या रिस्क और रिटर्न को देख के ये दोनों कंपेरेबल है, नहीं है। बी सीधा कम रिटर्न दे रहा है और रिस्क भी ज्यादा है, कौन सेलेक्ट करेगा इसको। तो बी जैसे स्टॉक को बोलते हैं ना इनइफिशिएंट इफिशिएंट स्टॉक, या कोई पोर्टफोलियो होता तो बोलते इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो। किसको बोलते इनएफिशिएंट, जो कि कंपेरेबल ही नहीं है, विदाउट कंपैरिजन आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा यही एग्जांपल अगर मैं ऐसा रखा होता, मान लो, तो आपका आंसर बदल जाता। मान लो बी ऐसा होता, बी ये रहा 8% ही है लेकिन रिक्स है 4%, तो आप क्या बोलते हैं। अब बोलते सर सीधा नहीं आंसर दे सकते, किसको सिलेक्ट करें। ए अगर रिटर्न ज्यादा दे रहा है तो उसमें रिस्क ज्यादा है, बी अगर रिटर्न कम दे रहा है तो उसमें रिस्क भी कम है,
ये तो डिपेंड करता है ना हमें, ताकि कोई पैरामीटर के बेसिस पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर है, मान लो कोई इन्वेस्टर है मिस्टर डब्लू, उसको रिस्क कम चाहिए, भले ही रिटर्न कम चलेगा, रिस्क कम चाहिए तो वो तो इन्वेस्ट करेगा बी में। कोई इन्वेस्टर है मिस्टर राम, उसे रिस्क से लेना देना नहीं है, रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन उसे रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा ए में। अच्छा, नॉर्मल आपको डिसीजन लेना हो तो रिस्क रिटर्न को ध्यान में देखिए तो दोनों कंपेरेबल है। अब एक को सीधा रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? कंपेरेबल इस वजह से है क्योंकि अगर बी रिटर्न कम दे रहा है ना तो बी में रिस्क भी तो कम है। इन दिस केस बोथ ए एंड बी आर कंपेरेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। ऐसा नहीं है कि एक सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, कोई ना कोई हमें क्रिटेरिया लगा के सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दोनों स्टॉक कंपेरेबल है तो इनको बोलते हैं इस केस में इफिशिएंट स्टॉक या इफिशिएंट पोर्टफोलियो। इनइफिशिएंट मतलब जो सीधा रिजेक्ट हो जाए। कब रिजेक्ट हो जाएगा? दो स्टॉक है, रिटर्न सेम है, एक में रिस्क कम है तो ज्यादा वाला को कैंसिल, कम रिस्क है उसको सिलेक्ट करेंगे। दो स्टॉक है, रिस्क दोनों में सेम है, एक में रिटर्न ज्यादा है तो ज्यादा रिटर्न वाले को सिलेक्ट करेंगे, एक सीधा कैंसिल। ये सारे कौन से केस है भैया? इनइफिशिएंट एक है और एक इफिशिएंट। अच्छा, दो है जो दोनों कंपेरेबल है, एक में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है तो ये इफिशिएंट स्टॉक बोलते हैं। चलो, मान लो दो इफिशिएंट स्टॉक है, यानी कि ऐसे स्टॉक है जो कंपेरेबल है, एक में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, तो इनमें डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन ऐसे लेंगे सिलेक्शन के लिए, पहला क्राइटेरिया होता है कि क्वेश्चन आपको बता दे रिस्क एवर्जन लेवल ऑफ इन्वेस्टर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर ए है जो रिस्क एवर्स है, उसे रिस्क चाहिए ही नहीं, वो किस में इन्वेस्ट करे? उसे कम रिस्क चाहिए तो वो बी में इन्वेस्ट करे। मान लो कह रहा है मिस्टर डब्लू है जो रिस्क ले सकता है, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, रिस्क लेने को तैयार है, रिटर्न ज्यादा चाहिए लेकिन उसको, वो ए में इन्वेस्ट करे। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ना दे तो हम निकालते कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीबी। अभी पढ़ाया था सीबी क्या होता है कि रिटर्न के तुलना में रिस्क कितना परसेंट है, जितना कम उतना बेहतर। इन्हीं केसेस में मुझे निकला हो तो ए का कितना आएगा? ए का रिस्क 5, रिटर्न है 10%, इंटू 100 50% आया। अच्छा, इसका कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी 50% आएगा तो फिर कंपैरिजन कैसा होगा। इसका ले लेते हैं 4.5%। आ जाओ, बी का बताओ। 4.5% डिवाइड बाई 8% इंटू 100, टेल में फटाफट से करो। सर ये 56.25%। बताओ अब कौन सिलेक्ट होनी चाहिए? ए सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर हमें रिस्क एवर्जन लेवल दे तो उसको ध्यान में देके सिलेक्ट करेंगे, नहीं दिया तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, जिसका कम हो वो बेहतर है, ए सिलेक्ट होगा। मान लो कह रहा है शार्प रेशियो के बेसिस पे। अब शार्प रेशियो पढ़ाया तो नहीं हूं आपको, शार्प रेशियो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो मैं तब तक लिखवा दे रहा हूं। शार्प रेशियो कहता है ये रहा रिटर्न माइनस आरएफ, आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, तो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है रिस्क फ्री की तुलना में, डिवाइड बाई एसटी। यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, एक यूनिट एक एचडी रिस्क लेने पे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है इस स्टॉक में। ये भी हायर द बेटर होना चाहिए, ये तो हायर द बेटर। पर इसको निकालने के लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया होना चाहिए। मान लो आरएफ है 3%। अब निकाल के बताओ ए का रिटर्न कितना है सर? 10%। आरएफ है 3%, डिवाइड बाई 5% कितना आएगा? 7 डिवाइड बाई 5, 1.4। अच्छा, बी का बताओ। 8 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 4.5, बताना।
ये आ रहा है 1.11। हायर द बेटर, ए सिलेक्ट होगा इसके बिहाफ पे। अगला क्राइटेरिया हो सकता है टेनर्स रेशियो। ये क्या कहता है? ये कहता है कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं रिस्क फ्री के तुलना में। व्हाट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न? ये तो था पर यूनिट ऑफ रिस्क, ये क्या है? पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। एंड सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने का क्या तरीका होता है, हम पढ़ेंगे ये सीएपीएम में, शार्प रेशियो भी और बीटा के भी बारे में। ये होता है बीटा। अब ये निकालने के लिए आपको स्टॉक का बीटा भी देना चाहिए और आरएफ तो देना ही चाहिए। हमारे केस में हमने स्टॉक का बीटा नहीं दिया है, चलो बीटा भी लिख लेते हैं। 1.2 1.5। अब निकाल सकते हो बीटा दे तो बिल्कुल निकाल सकते हो। टेनर रेशियो भी हायर द बेटर। तो सर डिसीजन ले सकते हैं रिस्क एवर्सन लेवल के बेसिस पे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लोअर द बेटर, शार्प या ट्रेनर रेशियो। शार्प या ट्रेनर रेशियो में क्या है? हायर द बेटर। एक और है, एक बार एग्जाम में दे दिया था यूटिलिटी फंक्शन। एक इक्वेशन दे दिया, मान लो कि ई आर प्लस 0.8 इंटू एस टी। ठीक है, यूटिलिटी मेजर करने का एक इक्वेशन दे दिया, ई आर प्लस 0.8 इंटू एस टी। अब दोनों ही स्टॉक का ई आर और एस टी तो दिया है, इस इक्वेशन में डालना। यूटिलिटी के लिए क्या होता है? हायर द बेटर। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है ना, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो यूटिलिटी का इक्वेशन दे तो इक्वेशन में डाल देना वैल्यू, जिसमें भी ज्यादा है वो स्टॉक सिलेक्ट होगा। ठीक, तो जब भी दो या दो से ज्यादा स्टॉक दे जो कि कंपेरेबल है, यानी कि कंपेरेबल इन किस केस में बोलते हैं? जिसमें रिटर्न ज्यादा है उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा, जिसमें रिटर्न कम उसमें रिस्क भी कम, जिसमें रिटर्न और कम उसमें रिस्क और कम, तो इनको बोलते हैं कंपेरेबल है। तो उनका जो है सिलेक्शन हम 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे ले सकते हैं। रिस्क एवर्सन अगर दिया हो तो, दूसरा बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अगर वो ना हो तो, या फिर बोले शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, या फिर यूटिलिटी फंक्शन। ठीक, सर बहुत सारा स्टॉक दे दे फिर हमें डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले कुछ स्टॉक तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। कौन से? विच आर इनएफिशिएंट स्टॉक, जो कि खुद में इतना बेकार है कि देख के ही बोलोगे इसे तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जो कंपेरेबल होंगे उन्हें पक्का इनमें से कोई एक बेसिस पे हमें डिसीजन देना होगा। सर आप दिखाओगे क्या क्वेश्चन इसके? चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं ऐसे ही खुद के बुक में। जब है क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन दिखा देना बढ़िया रहेगा। ये रहा, ये 6 स्टॉक है, ए बी सी डी ई एफ। इनके रिस्क भी दिए हैं, रिटर्न भी दिए हैं। रिटर्न का मतलब मीन होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक, और रिस्क का मतलब एचडी होता है। assume there will have to be selected, state which one will be picked। मान लो कि हमें स्टॉक सिलेक्ट करना होता तो हम कौन सा पिक करते? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, खुद से सोचना जरा, ए और बी में सेम ही रिटर्न है लेकिन बी का रिस्क ज्यादा है। दो स्टॉक है जिसका रिटर्न सेम है और एक में रिस्क ज्यादा है, तो बी तो यूं ही इनएफिशिएंट स्टॉक निकला, इसे हम इलिमिनेट कर देंगे, है कि नहीं? दो स्टॉक हो, दोनों में अगर रिटर्न सेम हो, एक में रिस्क ज्यादा हो, तो जिसमें रिस्क ज्यादा है वो तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। आ जाओ जरा, अब देखना ये एफ में भी आ जाओ। पहले क्या करना है ना, आपको सेम रिस्क सेम रिटर्न वाला देख लेना। जैसे ए बी एफ में रिटर्न सेम है कि नहीं, बताओ सबसे कम रिस्क किसमें है? इसमें। एचटीसी में कम है ना, तो ये दोनों तो ऐसे ही क्या हो गए सर? रिजेक्ट हो गए। यानी कि स्टॉक बी एंड स्टॉक एफ विल बी रिजेक्टेड बिकॉज दे हैव सेम रिटर्न एज कंपेयर टू ए बट एट अ हायर रिस्क। दो ऐसे रिजेक्ट हो गए। अब देखना, अब रिस्क देखना सब में सेम किस किस में है। जैसे कि सर रिस्क सेम है ए में एंड डी में,
चलो कोई दिक्कत नहीं। ए और डी में रिस्क सेम है, अगर दो स्टॉक में रिस्क सेम है तो हम कोशिश करेंगे जिसमें रिटर्न ज्यादा हो उसे सिलेक्ट करें। रिटर्न ज्यादा किस में है? ए में, तो यानी कि डी रिजेक्ट हो गया। डी क्यों रिजेक्ट हुआ? रिस्क दोनों में सेम है पर रिटर्न कम है ना, हम तो चाहेंगे अगर रिस्क सेम है तो रिटर्न ज्यादा हो, तो उस केस में डी रिजेक्ट हो गया। और किस किस का रिस्क सेम है? सर बी का और ई का, कोई दिक्कत नहीं। बी और ई का रिस्क सेम है। जब रिस्क सेम होता है तो हम क्या कोशिश करते हैं, जिसमें हायर रिटर्न हो वो बढ़िया, लोअर रिटर्न वाले को कैंसिल करेंगे। लोअर रिटर्न किस में है? सर बी में, ये तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है, पहले ही हमने फर्स्ट क्राइटेरिया में ही रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे यानी कि रिस्क और रिटर्न दोनों को ध्यान में रख के इनइफिशिएंट स्टॉक को सबसे पहले आप कैंसिल कर लेना। उसके बाद जो बच जाएंगे, बच कौन से गए? ए, सी एंड ई, ये है इफिशिएंट स्टॉक, यानी कि ये कंपेरेबल है। अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है, बोला ही नहीं कौन सी क्राइटेरिया से सिलेक्ट करना है। अगर बोलता, चलो चलो अगर बोलता तो हम क्या करते, फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपांड कर देता हूं। ये रहा ए, ये रहा बी, कौन कौन सा सिलेक्ट हुआ? ए सी ई, ए सी और ई। ये रहा रिटर्न और ये रहा रिस्क। रिटर्न कितना है? 8%, 12%, 9%। 8%, 12%, 9%। अच्छा रिस्क कितना है? 4%, 12%, 5%। 4%, 12%, 5%। बताओ क्या ये कंपेरेबल स्टॉक है? बिल्कुल। देखो सबसे कम रिस्क इसमें है तो सबसे कम रिटर्न इसमें है तो रिस्क भी सबसे कम है। उससे ज्यादा वाला, सर ये रहा रिटर्न, तो देखो रिस्क इसके तुलना में ज्यादा है अगर रिटर्न ज्यादा है तो। उसके बाद सर सी में रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये कंपेरेबल है। ठीक, यहां पे बोला ही नहीं, मान लो बोलता मिस्टर डब्लू हैं जो कि रिस्क एवर्स है, लो रिस्क लेना चाहते हैं, भले उन्हें रिटर्न कम चलेगा, किस में इन्वेस्ट करे? तो मैं बोलता ए में। बोलता मिस्टर जेड है जो कि रिस्क लविंग पर्सन है, रिस्क टेकिंग पर्सन है, उन्हें रिटर्न मैक्सिमाइज करने से मतलब है, रिस्क कितना भी हो चलेगा, तो मैं बोलता सी में फिर इन्वेस्ट करो। पर ऐसा तो बोला नहीं, तो रिस्क एवर्जन लेवल नहीं दिया है, तो हम किसके बेसिस पे करते हैं? क्या बोला शार्प रेशियो? नहीं। ट्रेनर रेशियो बोला? नहीं। क्या आपको यूटिलिटी फंक्शन बोला? नहीं। तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका भी लोअर हो वो बेटर होगा, लोअर द बेटर। ठीक, ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखो, रिस्क डिवाइड बाय रिटर्न इनटू 100 यहाँ कर रखा है, तो मैं फटाफट ही टिक करा दूं। एसीई इफिशिएंट पोर्टफोलियो है। अच्छा इनमें से एक नहीं पिक करना, एज्यूम कौन कौन से सिलेक्ट होंगे हमें ये करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अगर मुझे इनमें से भी एक सिलेक्ट करना होता, सेकंड में तो हमें पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। मान लो अगर इनमें से भी मुझे एक ए सी ई में से एक सिलेक्ट करना, तो किसको सिलेक्ट करता? तो मैं सिलेक्ट करता कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के। बोले ना तो आप एक सिलेक्ट करके बताना, यहाँ पे सॉल्यूशन में नहीं किया है, सी भी निकालना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताओ, ये है सर 50% आएगा, ये 100% आएगा, और ये 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, सर ये 55% आएगा, 55.55। मुझे बताओ सीबी सबसे लोवेस्ट किसका है? सर ए का, तो ए सिलेक्ट होगा। अगर एक स्टॉक मुझे सिलेक्ट करना हो, वैसे पूरी स्टॉक में से कौन से सिलेक्ट हुए? ए सी ई, इनमें से भी एक सिलेक्ट करना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कौन सा सिलेक्ट होगा? स्टॉक ए सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका सीबी कम है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चलो अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या देखा? रिस्क रिटर्न निकालना देख लिया। उसके बाद सेकेंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। मान लो ए दे रखा हो आपको, ये एक स्टॉक है,
जिसका आपको रिटर्न दे 10%, बी एक स्टॉक है जिसका रिटर्न दे 12% और रिस्क भी दे रखा हो इसका 4% और इसका 5.5%। ठीक है, अब इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं बात हो रहा, अब बोल रहा है कि मान लो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो जो 40% इन्वेस्ट करेंगे ए में और 60% इन्वेस्ट करेंगे बी में। मान लो मैं ही हूं, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, दो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट करें ए बी, पर मैं इंडिविजुअल किसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं। 40% पैसा लगाऊंगा ए में और 60% पैसा लगाऊंगा बी में। इस पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न बताओ, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क बताओ। तो ये कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले रिटर्न पे आ जाते हैं। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज। आपको वेट पता है और रिटर्न भी पता है दोनों स्टॉक का, तो वेटेड एवरेज 40% ए में लगा रहे हैं उसका रिटर्न है 10% एंड 60% बी में लगा रहे हैं उसका रिटर्न है 12%। करके बताओ, 11.2%। तो जो मेरा पोर्टफोलियो बनेगा उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, 11.2%। अच्छा, रिस्क निकालना हो तो पोर्टफोलियो का रिस्क एचडी, तो इसका फॉर्मूला होता है वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस बी के, देखो वेट ऑफ बी स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस, दो स्टॉक है ना ए एंड बी, तो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू कोवेरियंस। किसका कोवेरियंस सर, ए एंड बी के बीच में जो कोवेरियंस है ये। अब ये कोवेरियंस क्या होता है देखते हैं थोड़ी देर में, परेशान ना हो। ठीक, एसटी निकालना है तो ये डाल दीजिए, रूट भी तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएंस पूछता तो सर, पोर्टफोलियो का वेरिएंस पूछता तो एसडी का स्क्वायर होता है ना, एसडी ऊपर निकाल रखा है, स्क्वायर कर देंगे। सर ये कोवेरिएंस क्या होता है, पहले तो कोवेरिएंस पढ़ाओ, कोई बात नहीं, कोवेरिएंस पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, कोरिलेशन पढ़ते हैं, या कोवेरिएंस लिखवा देता हूं, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोवेरिएंस होता है किसी भी दो स्टॉक के बीच में कोवेरिएंस निकालना हो तो ये होता है ज्वाइंट डेविएशन। मान लो ए का जो रिटर्न है ये रहा ना, ए का रिटर्न, इसको मैं मान लेता हूं एक्स, ठीक है, और बी का जो रिटर्न है इसको मैं मान लेता हूं वाई। तो एक्स और वाई का हमें क्या पूछा है, कोवेरिएंस। ठीक, यहां पे तो दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि जब पूरा डेटा देगा ना तो थोड़ा ऐसा देगा, ये मैंने शॉर्टकट वाला डेटा दे दिया है। पूरा डेटा देगा तो ऐसे देगा, ये है सिक्योरिटी 1 सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 1 मतलब मान लो ए है, सिक्योरिटी 2 बी है, तो इसको मैं एक्स मान लिया, इसको वाई। एक्स और वाई का निकालना हो तो यहाँ पे पूरा डेटा दिया है ना, तो मैं उस हिसाब से लिख देता हूं। ज्वाइंट डेविएशन मैंने लिखा ना, अब दो फार्मूले बना लो, एक तो पास्ट डेटा दे सकता है, एक्स माइनस एक्स बार है, ये डेविएशन है एक्स का एक्स बार से, है ना, स्टॉक एक्स का। वाई माइनस वाई बार, ये वाई का डेविएशन है, हमें तो ज्वाइंट डेविएशन, तो दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इनका सम टोटल करना है और डिवाइड कर देना है एन से, तो यह आ जाएगा ज्वाइंट डेविएशन। अच्छा सर, फ्यूचर डेटा प्रोबेबिलिटी वाला दे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस एक्स बार ये एक का डेविएशन, वाई माइनस वाई बार ये दूसरे का डेविएशन, इंटू कर दोगे प्रोबेबिलिटी तो आ गया, सम टोटल कर दो तो ये आ गया ज्वाइंट डेविएशन। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखो, कोवेरिएंस निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा, कोरिलेशन अभी हमने पढ़ा नहीं, पर कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उसके बिहाफ पे देखो। ईयर लिख लिया, सिक्योरिटी 1 के रिटर्न को मैंने एक्स माना, सिक्योरिटी 2 को वाई। ठीक,
एवरेज रिटर्न निकालना हो तो सारे रिटर्न को जोड़ो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो ये एवरेज रिटर्न या फिर इसी को बोलते हैं मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एस टी निकालना हो तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते जाओगे, सारा टोटल करोगे तो सम टोटल आएगा ना, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम टोटल डिवाइड बाई एन, तो ये रहा लाइफ, और रूट कर दोगे तो ये आ गया। अगर वेरिएंस बोलता तो इसको स्क्वायर कर दो। सिमिलरली वाई का ये रहा, तो दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों का एच डी मैंने निकाल लिया। अब कोवेरियंस बोले तो ये देखो कोवेरियंस, कोवेरियंस के लिए ज्वाइंट डेविएशन यानी कि दोनों का डेविएशन का प्रोडक्ट एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करते गया ये आया, इनका टोटल किया तो ये आया, तो ज्वाइंट डेविएशन ये रहा एक्स माइनस एक्स बार का टोटल डिवाइड बाई एन, एन के लिए क्या है 10, तो 10 से डिवाइड किया तो ये आया कोवेरियंस। कोवेरियंस ऐसे निकलता है, कोवेरियंस कुछ भी नहीं है, ज्वाइंट डेविएशन है। ज्वाइंट डेविएशन मतलब दोनों का डेविएशन का प्रोडक्ट। चलो, तो ये तो पोर्टफोलियो का था। अब जरा देखना सर कोरिलेशन क्या होता है। आपने कोरिलेशन भी बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरिलेशन। मैंने पढ़ाते वक्त बोला था कि पोर्टफोलियो में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है क्योंकि दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन हमें बताता है कि स्टॉक में अगर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन भी एक बड़ा प्यारा मेजरमेंट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। पहले हम उसको समझते हैं, बाद में स्टॉक में अप्लाई कर देंगे। मान लो यहां पे प्लॉट करता हूं एक डेटा x और यहां पे y। x अगर 10 है तो y 12 है, तो ये पॉइंट यहां बनेगा ग्राफ में। x को मैं अगर बढ़ा देता हूं, x 15 करता हूं तो y 20 हो जाता है, तो ये डेटा यहां कहीं बनेगा ग्राफ में। ठीक, एक लाइन खींच देता हूं दोनों पॉइंट को। ठीक है सर, क्या कोई रिलेशन है x में और y में? डेफिनेटली रिलेशन है। देखो x में चेंज करने की वजह से y में भी चेंज आ रहा है। इफ एक डेटा में चेंज करने से, एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, तो इसी रिलेशन को बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन कुछ नहीं है, चेंज इन वन वेरिएबल with respect to change in another variable, this relation is correlation। यहां y में चेंजेस आ रहे हैं अगर x में चेंज किया तो। अच्छा, x अगर मैंने सर इंक्रीज किया था तो y भी इंक्रीज हुआ था, x बढ़ाने पे y बढ़ा था कि नहीं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि एक को बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ रहा है। चलो x को थोड़ा और बढ़ा लो, ये लो, तो y थोड़ा और बढ़ गया और पॉइंट कहीं यहाँ पे आया फॉर एग्जाम्पल, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। सर एक डेटा में चेंज होने से अगर दूसरा भी डेटा चेंज हो रहा है तो उनमें आपसी संबंध है, एक के इंक्रीज डिक्रीज करने से दूसरा अगर हो रहा, तो अगर बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा सर, लाइन, उन डेटा का लाइन अपवर्ड बनेगा। ठीक, अच्छा एक्स अगर मान लो ऐसा हुआ फॉर एग्जाम्पल, ये रहा x 5 पॉइंट तो y भी 5 ही पॉइंट है, तो ये यहाँ पे x 5 से 10 किया तो y भी 5 से 10 हुआ, तो एग्जैक्टली यहाँ बनेगा। x 5 से 15 किया 10 से, तो y भी क्या हो गया? 15 हो गया, तो लाइन कुछ यहाँ बनेगा, जो भी हो। यानी कि अगर मैं जितना x इंक्रीज हो रहा है उतना ही y इंक्रीज होगा, जितना x में चेंज करूंगा उतना ही y में चेंज होगा, तो पता है लाइन कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट। थोड़ा ग्राफ में मेरा गड़बड़ है ड्राइंग, ऐसा समझो। ओह, सहारा लेना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के लिए। ये रहा, अब बताओ खुद से बन नहीं रहा था, अभी बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, बनेगा नहीं तो जाएगा कहाँ पे? ये देखो, अब यहाँ पे ये x तो ये y, ये x तो ये y, x1 x2 y1 y2। ठीक,
एक्स में जितना चेंज करूंगा अगर वाई में भी उतना ही चेंज होगा ना। अच्छा, एक्स इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। उल्टा होता तो एक्स इंक्रीज करता और वाई डिक्रीज होता है। सर उल्टा हो जाता तो मान लो एक्स यहाँ और वाई यहाँ, तो एक पॉइंट ये गया। एक्स इंक्रीज किया तो वाई डिक्रीज हो गया, तो यहाँ कहीं बनेगा। मान लो एक्स को इंक्रीज करके यहाँ ले गया तो वाई डिक्रीज होके यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। तो उल्टा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी, अगर नेगेटिव को रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। यानी कि रिलेशन अगर नेगेटिव है, एक की इंक्रीज करने दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो डाउनवर्ड लाइन बनेगा। करेक्ट। एक्स सर जितना इंक्रीज किया वाई भी उतना ही इंक्रीज होगा, तो पता है लाइन कैसा बनेगा, स्ट्रेट। सिमिलरली डाउनवर्ड में भी सेम ही है, एक्स जितना इंक्रीज किया वाई उतना डिक्रीज हुआ, तो डाउनवर्ड तो लाइन बनेगा, बनेगा कैसा, एकदम स्ट्रेट। ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये जो रिलेशन है ना, एक के चेंज करने में दूसरा चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक, इसको बोलते हैं कोरिलेशन, चेंज इन वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अच्छा सर, इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज करने पे और इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अच्छा सर, इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये निगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का लाइन अपवर्ड होता है, नेगेटिव कोरिलेशन का लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, एक्स जितना इंक्रीज किया सर वाई उतना ही इंक्रीज हो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा सर, मान लो एक्स इंक्रीज करने पे वाई डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव कोरिलेशन है। जितना इंक्रीज किया उतना ही पॉइंट से वाई डिक्रीज हो, तो जो लाइन बनेगी ना वो स्ट्रेट डाउनवर्ड बनेगी, इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, अब पॉजिटिव कोरिलेशन पे पहले आ जाओ, फिर नेगेटिव पे भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको इरेज करो थोड़ा। कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। सर पॉजिटिव कुछ ऐसा दिखेगा, दो डेटा है, मान लो एक्स और वाई। एक्स को इंक्रीज किया ना तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, और जितना किया उतना, तो लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, एक ही लाइन पे ये बनेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, ऐसा भी तो केस हो सकता है, ये लाइन पता है कैसे बनेगा, एक्स इंक्रीज करने पे वाई इंक्रीज हो रहा है, पर एग्जैक्ट उतना नहीं हो रहा है। एक्स 5 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो वाई का भी 6 पॉइंट भी हो सकता है। एक्स 6 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो वाई हो सकता है 4 पॉइंट ही इंक्रीज हो। यानी कि सर इंक्रीज करने पे एक वेरिएबल दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, पर एग्जैक्ट उतने से नहीं हो रहा, मिलता जुलता हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, थोड़ा दूर दूर, यानी कि एक के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज तो हो रहा है, पर उनमें काफी संबंध की कमी है। यानी कि एक हो सकता है ज्यादा इंक्रीज हो, दूसरा कम। कभी अगली बार दूसरा को कम इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। कि पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, एक डेटा के इंक्रीज होने में दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बड़ा वीक रिलेशन है। ठीक, बिना डायरेक्शनल इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही निगेटिव में 3 केस हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करने वाले, जहां एक जितने से इंक्रीज कर रहे हो दूसरा उतने से ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सर, ये क्या है, सेम वैसे ही स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन। सर निगेटिव कोरिलेशन तो है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होता तो एक ही लाइन पे सारे डॉट आ जाते, स्ट्रॉन्ग निगेटिव है। थर्ड केस क्या हो सकता है, और आड़ा टेढ़ा इधर उधर प्लॉट, नीचे की ओर प्लॉट तो है पर बहुत अलग अलग, ये क्या है, वीक, या इसको कई ऑथर ना लो निगेटिव कोरिलेशन भी लिख देते हैं।
अब मैं दोनों लिख देता हूं, आप जहां जो पढ़ रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक डेटा को इंक्रीज कर रहे हैं ना, दूसरा कभी इंक्रीज भी हो रहा है कभी डिक्रीज भी हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, कोई संबंध नहीं है। तो उन डेटा को प्लॉट करोगे ना तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, कोई लाइन आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि ये अपवर्ड की ओर मूव हो रहे हैं कि डाउनवर्ड की ओर, ये कहीं भी मूव होते हैं, तो इनको बोलते हैं नो कोरिलेशन। अच्छा, नो कोरिलेशन का मतलब सर कोई भी संबंध नहीं है, एक्स को बढ़ाओ तो कभी वाई बढ़ता भी है, एक्स को बढ़ाओ तो कभी वाई गिरता भी है, एक्स को गिराओ तो कभी वाई बढ़ता भी है, कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर इन डेटा को स्टडी किया जाए तो कोई भी संबंध पता नहीं चलेगा। कोरिलेशन क्या है, एक डेटा में चेंज करने की वजह से दूसरे डेटा में भी चेंज आ रही है, तो इसको बोलते हैं इन डेटा के बीच में क्या है, कुछ संबंध है, दैट इज कोरिलेशन। ठीक, इसको स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। अच्छा, एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ाने से दूसरा गिरता है तो निगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव हो या निगेटिव, तीन केस में हो सकता है, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक। परफेक्ट का मतलब जितने से बढ़ा रहे हैं ना एक्स को उतने से ही वाई बढ़े, तो एक स्ट्रेट लाइन में सारे डॉट बनेंगे, दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक्स बढ़ा रहा है 5 से, वाई भी 5 से बढ़ रहा है, एक्स बढ़ा रहा है 7 से, वाई भी 7 से बढ़ रहा है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का है। अच्छा, एक्स बढ़ा रहा है 5 से, वाई बढ़ रहा है 6 से, अगली बार एक्स बढ़ाया 6 से, वाई बढ़ रहा है 5 से, यानी कि बढ़ तो रहे हैं एक बढ़ाने से दूसरा, पर एग्जैक्ट उतने से नहीं बढ़ रहे हैं, मिलता जुलता, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शो करते हैं। अच्छा, एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है लेकिन बहुत अनइवन टाइप का, एक्स बढ़ा रहा हूं 5 से, वाई बढ़ रहा है 8 से, एक्स बढ़ा रहा हूं 2 से, वाई बढ़ रहा है 7 से, एक्स बढ़ा रहा हूं अब 10 से तो वाई बढ़ रहा है 4 से। तो ये क्या है, एक के बढ़ाने से दूसरा तो बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ने का मैग्नीट्यूड है कि कितने से बढ़ रहा है ये काफी दूर है, तो ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करते हैं। नेगेटिव में भी सेम है, और एक तो था नो कोरिलेशन, यानी कि कोई संबंध ही नहीं है, कभी एक बढ़ाओ तो दूसरा गिर भी रहा है, कभी एक बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ भी रहा है साथ में, तो ये है नो कोरिलेशन, यानी कि डेटा के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर, कोरिलेशन क्या हम निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन इसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सर, कोवेरियंस, दो डेटा हो, मान लो एक एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच में कोवेरियंस, अभी पढ़ाया था कोवेरियंस कैसे निकलता है, इट इज द ज्वाइंट डेविएशन डिवाइड बाई एच डी एफ एक्स इंटू एच डी एफ वाई। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, कोवेरियंस। कोवेरियंस निकालना अभी अभी हमने सीखा है, ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है। अब बताओ, दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन निकालना हो, मान लो ये टीसीएस है और ये है इन्फोसिस। टीसीएस का जो रिटर्न दिया उसको मैं मान लूंगा एक्स, इन्फोसिस का भी रिटर्न दिया है उसको मान लूंगा वाई। एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन निकालना हो, नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, एक्स और वाई के बीच में एक तो मुझे चाहिए कोवेरियंस और दूसरा इनका एचडी, तो मैं नहीं निकाल सकता, एचडी निकालना भी सीख चुका हूं, कोवेरियंस निकालना भी सीख चुका हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। और इन दोनों स्टॉक के बीच का मैं कोरिलेशन भी निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। अच्छा सर, कई बार ना एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, मान लो ये रहा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू एच डी एफ एक्स इंटू एच डी एफ वाई ये बनेगा। यानी कि सर कई बार कोवेरियंस हमें निकालना पड़ता है, एच टी दिया होता है दो स्टॉक का, कोरिलेशन दिया होता है, कोवेरियंस निकालना होता है, रिटर्न नहीं दिया है, एच टी दिया है, कोरिलेशन दिया है, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कौन सी दिक्कत वाली बात है। अब आओ जरा क्वेश्चन पे, ये देखो कोवेरियंस निकाला था, अब मैं कोरिलेशन भी निकाला हूं। कोरिलेशन का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, कोवेरियंस, दो स्टॉक, एक को मैंने एक्स मान लिया है, एक का रिटर्न दूसरे का वाई, तो कोवेरियंस एक्स और वाई के बीच में जो कि ये रहा -0.8 डिवाइड बाई एच डी एफ एक्स एच डी एफ वाई, तो ये रहा, और ऐसे करके ये आया कोवेरियंस। कोवेरियंस निगेटिव में है तो निगेटिव है, ठीक है। अब निगेटिव में पॉइंट ज्यादा है कि कम, काफी दूर है तो वीक निगेटिव है। अच्छा, जो कोरिलेशन का डेटा होता है ना
वो रेंज करता है -1 से लेके +1 तक। ठीक इन्हीं में बीच में कहीं जीरो आएगा। +1 को बोलते हैं +1, अगर r का वैल्यू +1 आए तो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव। r इज इक्वल टू अगर +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव है। अच्छा, r इज इक्वल टू -1 आया तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। r का वैल्यू 0 आया तो नो कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है ऐसा दो शेयर है कि एक अगर इंक्रीज होता है ना रिटर्न, तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। अगले साल एक का रिटर्न कम होगा तो दूसरे का भी कम होगा। ये नो रिस्क एवर्सन। ऐसे दो स्टॉक में अगर लगा दिया जाए तो कोई भी रिस्क कम नहीं होगा। क्यों सर? रिस्क का मतलब ये नहीं होता पोर्टफोलियो का कि कुछ पोर्टफोलियो के स्टॉक अगर अच्छा रिटर्न, मान लो कुछ पोर्टफोलियो का स्टॉक अगर गिर गए, खराब रिटर्न देते हैं, तो बचे हुए अच्छे रिटर्न दे और ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियो हमारा परफॉर्म करना चाहिए। हाँ, यही होता है। पर हमारे केस में दो अगर ऐसे शेयर हो जाए कि एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है, ऐसा रिलेशन है दोनों में, तो ऑब्वियसली दोनों गिरेंगे एक साथ। तो ये क्या है? नो रिस्क एवर्सन। अच्छा, दो स्टॉक हो जिनमें एकदम उल्टा संबंध हो, ठीक, एक बढ़ता है तो दूसरा उतने से ही गिरता है, तो ये क्या कर देंगे? बैलेंस आउट कर देंगे। मान लो एक स्टॉक गिरता है किसी कारणवश, मान लो कहीं पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, एक स्टॉक काफी क्रैश कर गया, पर दूसरा जो स्टॉक है जितना ये क्रैश किया उतना ही वो दूसरा स्टॉक मुझे रिटर्न भी दिया, तो मेरा पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा वो जीरो आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि ये 100% रिस्क एवर्जन, पूरा का पूरा निगेटिव कोरिलेशन का मतलब है रिस्क एवर्जन, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा ये। ठीक है। अब अगर आपको पोर्टफोलियो का हमने पढ़ा था ना एसडी, ध्यान हो तो पोर्टफोलियो का एसडी हमने पढ़ा था, जो कि था दो पोर्टफोलियो ए एंड बी का, तो वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, है ना। और एच डी निकालना है तो ये रहा। पर यही अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, आर की वैल्यू 1 है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट निकाल सकते हो, वेट इंटू एच डी एफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू एच डी एफ बी, वेटेड एवरेज हो जाएगा, सिंपल। अच्छा सर, आर की वैल्यू -1 है, अगर परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, वेट इंटू एच डी एफ ए माइनस वेट ऑफ बी इंटू एच डी एफ बी, ऐसे हो जाएगा। यानी कि सर पोर्टफोलियो का एचडी निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। अच्छा, 3 स्टॉक हो तो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, तीनों का, फिर कोवेरियंस पहले वेट 2 इंटू वेट ए इंटू वेट बी इंटू ए बी का होता है, फिर सिमिलरली बीसी का करते, फिर सिमिलरली एसी का करते। इसीलिए 3 स्टॉक का कभी भी नहीं देता है, 3 स्टॉक का दे तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से नहीं देता है। ठीक है, चलो इतना तक समझ में आया। अब मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक, आ जाओ। अगर दो स्टॉक है, मान लो एक ए है और एक बी है, इनको मिला के मुझे रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाना हो तो क्या वेट होनी चाहिए? अगर पूछता है वेट बताइए ए और बी का, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। वेट ऑफ ए एच डी एफ बी डिवाइड बाई एच डी एफ ए प्लस एच डी एफ बी। ये कैसे निकला? किसी का भी वेट निकालना हो तो ये हो गया दूसरे का एच डी, दूसरे का एच डी
डिवाइड बाई दोनों का एस टी, दोनों का एस टी। ठीक, अच्छा वेट ऑफ ए आ गया जो कि मान लो 0.4 आया, तो वेट ऑफ बी कैसे निकलेगा? एक तो तरीका यही फॉर्मूला कर लो, दूसरे का एस टी डिवाइड बाई दोनों का एस टी, या दूसरा तरीका है 1 माइनस वेट ऑफ ए का वेट पता है, टोटल वेट होता है 1, तो बी का वेट नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो तो आपको यूजुअली देखने को मिलेगा ही नहीं, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो दैट एग्जिस्ट इन अ रियल मार्केट। आपको हो सकता है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाइए, कि इनको दोनों को यूज करके कम से कम मिनिमम रिस्क अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो क्या वेट होना चाहिए? दो स्टॉक है, दोनों का रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाना हो तो ये वेट होना चाहिए। ठीक, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है तो वेट क्या होगा? तो वेट ऑफ ए निकलता है पहले लिख लो, थोड़ा सा ये ना याद करने वाले टाइप का है। अब इसको होता क्या है कि ए के लिए देखो जैसे मैंने लिखवाया है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये तो कोवेरिएंस है, पर यहाँ पे छोटा सा एक चेंज आएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, क्या आएगा? ए का वेट निकाला तो बी का मैंने वेरिएंस लिया, यानी कि दूसरे का वेरिएंस माइनस ये क्या है? कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस ए एंड बी का, डिवाइड बाई ये क्या है? दोनों का वेरिएंस है, ये दोनों का वेरिएंस, पहले वाले में एच डी था, इसमें वेरिएंस है, दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस, तो ये फॉर्मूला हुआ। अच्छा सर ए का निकाल लिया, बी का तरीका यही है, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस डिवाइड बाई दोनों का वेरिएंस इंटू माइनस 2 इंटू कोवेरिएंस, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक का वेट निकाल लिए हो तो दूसरे में क्यों मेहनत करोगे, दूसरे का तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, 1 माइनस वेट ऑफ ए, तो ऐसे निकल जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है रिस्क फ्री पोर्टफोलियो या मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकाल के बताने का। ठीक, इतना ही हुआ तो नहीं, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो बहुत छोटा टॉपिक है। मान लो ये ए है, ये स्टॉक बी है, ये सी है, पोर्टफोलियो 1 है, 40% इसमें, 40% इसमें, 20% इसमें इन्वेस्ट करेंगे। एक दूसरा पोर्टफोलियो है जो कहता है 30% इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 50% इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 20% इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मान लो पोर्टफोलियो 3 है, ये कहता है कि क्यों हम इंडिविजुअल स्टॉक को मिला के पोर्टफोलियो बनाएं, हम अपना 40% पोर्टफोलियो 1 में इन्वेस्ट कर देते हैं और 60% पोर्टफोलियो 2 में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी है ना, जैसे कई बार होता है, देखो एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दूसरा है, ठीक, तो हमें ना ही P1 को सिलेक्ट करना है ना ही P2 को, मुझे अगर बनाना है तो P1 में कुछ इन्वेस्ट करूंगा, कुछ P2 का, तो ये है पोर्टफोलियो जो कि खुद P1 एंड P2, ये खुद दो पोर्टफोलियो को मिला के एक पोर्टफोलियो बना है, इसलिए इसका नाम है पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक, तो बताओ अगर पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो दे तो इस पोर्टफोलियो में ए का वेट, बी का वेट और सी का वेट कितना होगा, ये पूछे तो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ए का वेट 40% P1 में लगा रहे हैं, P1 में ए कितना इन्वेस्टेड है 40%, तो 0.4 इंटू 0.4 प्लस 60% P2 में लगा रहे हैं, P2 में ये है तो 0.6 इंटू 0.3, ये है ए का वेट, 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.3, 0.34 या फिर 34%। बी का बताओ 40% पोर्टफोलियो 1 में लगा रहे हैं जो कि ये रहा बी का वेट 0.4 इंटू 0.4 प्लस 60% P2 में लगा रहे हैं जो कि ये रहा, तो 0.6 इंटू 0.5, बताना
0.46 आ रहा है या फिर बोल सकते हैं 46%। सी का वेट बताओ, अगर मैं पोर्टफोलियो 3 है तो उसमें सी में कितना इन्वेस्ट होगा, तो बड़ा सिंपल है, निकाल भी सकते हो या मैं क्या कर देता हूँ, 2 का तो निकल गया ना, तो ये घटा देता हूँ, 0.2 आ रहा है या फिर 20%, तो ये आ गया। अगर 2 पोर्टफोलियो दिया हो और तीसरा पोर्टफोलियो जो कि उन्हीं 2 पोर्टफोलियो को यूज करके बनाना हो, तो उस तीसरे पोर्टफोलियो का भी वेट निकालने को आपको पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, अब जरा आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन को टिक करते हैं पहले, फिर मैं आऊंगा कर्नर थ्योरम पे। ठीक है, कर्नर थ्योरम पे आने से पहले 2-4 क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं, फिर कर्नर थ्योरम पे आते हैं। आओ जरा फटाफट से। हाँ जी, देखना, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे ना उस समय, इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है। कह रहा है एज्यूम परफेक्ट कोरिलेशन। जब भी कुछ ना बोले, हमें तो बोला नहीं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन की परफेक्ट पॉजिटिव, तो हम r इज इक्वल टू 1 मानते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सो वेदर इट इज प्रीफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी और 100% इन ई। ए और सी में 75-25% ऐसे इन्वेस्ट करें या फिर ई में इन्वेस्ट करें। तो ए और सी का वेट दिया है पोर्टफोलियो का, इससे हम इसका रिस्क निकाल लेंगे उस पोर्टफोलियो का और साथ ही में रिटर्न, और उस रिस्क एंड रिटर्न को कंपेयर कर लेंगे ई से। करके देखे, आ जाओ फटाफट। ए और सी में 75 और 25 है, रिटर्न कैसे निकलता है पोर्टफोलियो का, मैंने बताया वेटेड एवरेज। देखो मैंने वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल के यहाँ पे शो कर दिया कि 9% आ रहा है। अच्छा, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलता है, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस इंटू प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, और रूट ओवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो सिंपल वेटेड एवरेज कर सकते हैं, जो कि हमने किया है, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ये देखो, वेट ऑफ ए इंटू एच डी एफ ए प्लस वेट ऑफ सी इंटू एच डी एफ सी, और मजे से आ गया है। अब हमने इसको लिख दिया कि एक पोर्टफोलियो है ए और सी मिला के, जिसका रिटर्न ये रहा, रिस्क ये रहा। एक पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो, दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि है ई का, ये रहा रिटर्न और ये रहा रिस्क। अब क्या हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, कैसे बताओ, दोनों में रिटर्न से में रिस्क कम किस में है, ई वाले में, तो ई सिलेक्ट होगा। और ए एंड सी से कंबाइंड जो पोर्टफोलियो बना है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम ही रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं जितना ई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन रिस्क ज्यादा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये बड़ा ही बेसिक सा था। चलो ये दूसरा देखो। मिस्टर ए हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन शेयर ऑफ 2 कंपनी। एक कंपनी है एबीसी और दूसरा XYZ, इनका प्रोबेबिलिटी दिया है और रिटर्न दिया है। इसके रिटर्न को मैं x मान लेता हूं, इसके रिटर्न को मैं y मान लेता हूं, और ये प्रोबेबिलिटी यानी कि p। ये ईयर नहीं दिया है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी। बताओ रिस्क एंड रिटर्न बताओ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर, इंडिविजुअल शेयर का, यानी कि एबीसी का जो x है, ये XYZ का जिसको मैंने y मान लिया है, वो रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क कैसे निकलता है, रिटर्न कैसे निकलता है सर, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, इसका सम टोटल। ये रहा, ये x है तो ये px हो जाए, इसका टोटल जो है वो ये रहा, ये है x बार। सिमिलरली y के लिए ये क्या है सर, ये है y बार 12.1%, ये है रिटर्न। रिस्क कैसे निकलता है जब प्रोबेबिलिटी दिया हो, तो p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इसका समेशन। क्योंकि हमें रिस्क निकालना है और रिस्क को मेजर करता है एच डी, तो एच डी के लिए रूट भी लगाते हैं, याद है। ये रहा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी, इसका ये सम टोटल, ये वेरिएंस है, इधर आ गया आपका एच डी। सिमिलरली y के लिए ये रहा एच डी। आगे देखो, मैंने ज्वाइंट डेविएशन क्यों निकाला है, पक्का कोरिलेशन निकालना पड़े होगा।
या फिर आगे कोरिलेशन का जरूरत पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी इंटू ज्वाइंट डेविएशन, इसका सम टोटल ये रहा। ठीक, कोवेरियंस आराम से आप लिख लोगे, ये रहा। दूसरा देखो, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर विथ अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो वेट ऑफ एक्स 0.5, वेट ऑफ वाई 0.5। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न बताइए। वेटेड एवरेज रिटर्न होता है 0.5 इंटू, ये रहा 12.55 प्लस 0.5 इंटू 12.1, तो ये रहा। अच्छा, रिस्क बताओ। ना ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है ना परफेक्ट निगेटिव, तो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, हमें लगानी पड़ेगी बड़ा वाला फॉर्मूला। कैसा? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। और कोवेरियंस बताओ, जब मैं निकलवाया था तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं यूज आएगा, ऐसे तो नहीं निकाला होगा, है ना? आ गया यूज, तो ये रहा। नेक्स्ट, फाइंड आउट, क्या कहता है? फाइंड आउट प्रोपोर्शन ऑफ ईच शेयर अबव टू फॉर्मुलेट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ये दोनों में इन्वेस्ट करना हो और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना हो तो क्या वेट होगा? रिस्क फ्री के बताया था, दूसरे का एचडी डिवाइड बाय दोनों का एचडी। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के लिए दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का वेरिएंस -2 इंटू कोवेरियंस। अगर x के लिए निकाल रहे हैं तो y का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस डिवाइड बाय x का वेरिएंस प्लस y का वेरिएंस -2 इंटू कोवेरियंस। तो इस फॉर्मूले से ये देखिए, वेट ऑफ x निकाल लिया, दूसरा क्या है y का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय दोनों का वेरिएंस -2 इंटू कोवेरियंस। ये आ गया आपका 46.5% या 0.465 लिख सकते हैं। अगर ये पता चला तो बताओ वेट ऑफ वाई, ये निकालने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 0.465 जो भी आएगा वो आएगा 53.5%। ठीक है। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं जरा। अभी मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था ना, पोर्टफोलियो ऑफ पोर्टफोलियो, फंड ऑफ फंड, ये उस पे है। एक पोर्टफोलियो है एक्स जो कि ए में इतना, बी में इतना और सी में इतना वेट इन्वेस्ट होता है। एक पोर्टफोलियो वाई जो कि ये रहा। आगे पढ़ना जरा, इस लाइन का ये जो लिखा है ना मिनिमम वेरिएंस सेट, कुछ रिलेवेंस है, अभी पढ़ाया नहीं हूं। कर्नर थ्योरम जब पढ़ेंगे तब हम इस पे आएंगे। पार्ट 1 के लिए कर्नर थ्योरम का जरूरत नहीं था, इस वजह से मैं पार्ट 1 करवा रहा हूं। व्हाट वुड बी वेट ऑफ ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 5000 इन एक्स एंड 8000 इन वाई। आओ जरा, एक्स में 5000 इन्वेस्ट हो और वाई में 8000 ही है ना? नहीं, 3000 तो टोटल हो गया 8000। ठीक, एक पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, मान लो P3 है जो एक्स और वाई में इतना इन्वेस्ट करता है। परसेंटेज देखना हो तो अगर ये टोटल है तो 5 डिवाइड बाई 8 62.5% और ये आ गया 37.5%। ठीक है। अब बताओ, हमें पूछ रहा है कि अगर एक हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें हमें दे दिया पोर्टफोलियो एक्स एंड पोर्टफोलियो वाई में इतना इन्वेस्ट होगा, तो वेट ऑफ ए निकालना हो तो ऐसे देखो, 0.3 0.2 है ना, हमने क्या पढ़ा था, 0.3 इंटू 62.5% प्लस 0.2 इंटू 37.5%। क्योंकि हम एक्स में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाई में इतना, और एक्स और वाई का जो ए में वेटेज है वो हमें दे रखा है, तो ऐसे निकाल लोगे, आ जाएगा। कितना आएगा? 0.2625 वेट आ रहा है। वेट ऑफ बी बोलना हो तो बी का बताओ, 0.4 0.5 है, 0.4 है एक्स में और एक्स में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 62.5%।
0.5 है वाई में, इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं इतना %। बताइए 0.4375 है, तो वेट ऑफ सी नहीं निकल जाएगा 1 माइनस देखो बच्चे, समझ के पढ़ने में ना कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊं 0.3। तो ये रहा ए बी और सी का वेट जो कि हमसे पूछा था, यहां मैंने निकाल दिया है। ठीक, अब 4 डिजिट में मैंने लिखा है और करके 2 डिजिट में भी राउंड ऑफ कर दिया है। कई बार इंस्टीट्यूट 2 डिजिट में आंसर दे रहा होता है। ठीक अब थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए इसका थोड़ा हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो तीसरा पार्ट है वो मिनिमम वेरिएंस सेट पे है, तो उससे पहले थोड़ा आपको पढ़ा दूं। चलो कर्नर थ्योरम पे आ जाओ, ध्यान से पढ़ना जरा, 2 मिनट का है, बहुत आसान है। ये एक पोर्टफोलियो है P1, ठीक, ये एक पोर्टफोलियो है P2। क्या लगता है आपको ये दोनों पोर्टफोलियो कंपेरेबल है? बिल्कुल सर, यहाँ पे रिटर्न लिख लो और यहाँ पे रिस्क लिख लो। कैसे कंपेरेबल है? सर ये देखिए, अगर P1 का रिटर्न कम है तो रिस्क भी तो कम है P2 के तुलना में, है कि नहीं? ये P2 में रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। P1 में अगर सर रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। अब जरा इसको इरेज कर देता हूं, आगे हमें सिमिलरली P3 बोलूं तो, P3 बोलूं तो पोर्टफोलियो P3, सर P3 भी कंपेरेबल है, इसमें रिटर्न और ज्यादा है तो रिस्क P1 P2 के तुलना में और ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वहीं पे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि एक पोर्टफोलियो है P4, क्या P1 और P4 में तुलना करूं या किसी भी पोर्टफोलियो में तुलना करूं तो P4 यूं ही रिजेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? ये देखो, P1 एंड P4 में रिटर्न सेम है लेकिन P4 का रिस्क ज्यादा है P1 के तुलना में, तो ऑब्वियसली P4 विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, ऑब्वियसली P4 विल बी रिजेक्टेड इन कंपेयर टू P1। अब जरा फिर से इरेज कर देता हूं, एक और पोर्टफोलियो ले लेते हैं। चलो ये ले लो P5। P5 पोर्टफोलियो अगर बनता है तो P5 पोर्टफोलियो भी रिजेक्ट हो जाएगा। बताओ कैसे? सर P5 को P2 से तुलना करो जरा, ये देखो P2, P2 एंड P5 में ये रहा रिटर्न, मान लेते हैं बराबर ना हो तो थोड़ा कम बेस हो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, पर रिस्क देखिए, P2 का रिस्क इतना कम है, P5 का रिस्क इतना ज्यादा है, तो P5 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर हम सारे पोर्टफोलियो को प्लॉट करें ना तो पता है एक ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर हम सारे पोर्टफोलियो को प्लॉट करें ना तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें इस लाइन पे, ये जो लाइन है ना, इस पे जो पोर्टफोलियो आ रहे हैं ना कि हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क, अगर रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो रिटर्न भी ज्यादा हो रहा है, तो उनका एक ऐसा लाइन बनेगा जहां पे सारे इफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे। कौन कौन से इफिशिएंट पोर्टफोलियो है? P1 P2 P3। इफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दे आर कंपेरेबल। अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। P4 एंड P5 रिजेक्ट हो जाएंगे, ये कंपेरेबल ही नहीं है। लो हायर रिस्क पे सेम ही रिटर्न दे रहे हैं या लोअर रिटर्न दे रहे हैं हायर रिस्क पे, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं। P4 और P5 जो पोर्टफोलियो है ये इनइफिशियंट है। क्या है? इनइफिशियंट। क्यों? क्योंकि सर ये सेम ही रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे पोर्टफोलियो के तुलना में विथ हायर रिस्क, कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हम पोर्टफोलियो को प्लॉट करते हैं ना तो जितने भी इफिशियंट पोर्टफोलियो होते हैं उनका जो लाइन बनता है ना, इसी को बोलते हैं इफिशियंट पोर्टफोलियो फ्रंटियर या फिर मिनिमम वेरिएंस सेट। मिनिमम वेरिएंस सेट, मैंने 5 ही पोर्टफोलियो का एग्जांपल लिया, हम 7 8 10 20 कितना भी ले सकते हैं।
मिनिमम वेरिएंस सेट एक लाइन है, ठीक है, जहां पे सारे क्या होते हैं, इफिशिएंट पोर्टफोलियो होते हैं। ठीक, मजे की बात क्या है, ये जो इफिशिएंट पोर्टफोलियो है ना, जैसे P1 P2 P3, इफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दे आर कंपेरेबल। ऐसे नहीं कि एक सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। P1 के तुलना में P2 अगर ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो रिस्क भी ज्यादा है, P2 के तुलना में P3 ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, तो इनमें से सिलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग सिलेक्शन टूल मेथड का यूज करना पड़ सकता है, पर P4 और P5 विदाउट कोई कंपैरिजन ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो है। जितने भी इफिशिएंट पोर्टफोलियो है उनका एक लाइन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, इफिशिएंट पोर्टफोलियो फ्रंटियर या फिर मिनिमम वेरिएंस सेट। मजे की बात क्या है, ये जी पोर्टफोलियो जो है, मान लो P1 में अब आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ही केस में एक पोर्टफोलियो है एक्स और वाई। एक्स में ये है, वाई में ये है, और कह रहा है एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो नॉन टू बी मिनिमम वेरिएंस सेट। ये दोनों एक्स और वाई क्या है, मिनिमम वेरिएंस सेट है, यानी कि इफिशिएंट फ्रंटियर है, यानी कि ऐसे पोर्टफोलियो है कि एक अगर हायर रिटर्न दे रहा है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। ठीक, तो ऑब्वियसली जब दो पोर्टफोलियो जो कि इफिशिएंट फ्रंटियर पे फॉल करते हैं, मिनिमम वेरिएंस सेट पे फॉल करते हैं, तो उनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ टू स्टॉक इन पोर्टफोलियो। दो स्टॉक के बीच में ना, दो स्टॉक के वेट के बीच में ना एक लीनियर रिलेशन बनता है। जैसे कि अगर मैं इन्हीं में एग्जांपल ले लूं, या फिर छोड़ो ना इनका, मैं नया एग्जांपल ले लेता हूं। पोर्टफोलियो 1 है, पोर्टफोलियो 2 है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी है। 0.4, 0.5, 0.1, 0.3, 0.4, 0.3। अगर मैं बोलूं 1 और 2 क्या है, मिनिमम वेरिएंस सेट फॉर्म करते हैं, यानी कि ये इफिशिएंट फ्रंटियर पे, मिनिमम वेरिएंस सेट पे फॉल करने वाले पोर्टफोलियो है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो स्टॉक मान लो ए और बी है, इनके बीच में ना, इनके वेट के बीच में क्या फॉल हो रहा है, क्या बन रहा है, एक लीनियर रिलेशन बनता है। लीनियर रिलेशन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर रिलेशन का इक्वेशन होता है mx प्लस सी। ठीक, जहां m स्लोप है, c कांस्टेंट है, आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई बोलेगा कि मुझे एक पोर्टफोलियो P3 है जिसका वेट ए का दे रखा है 0.45, बी और सी का बताओ। मैं इजीली निकाल सकता हूं, पता है क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर P3 भी मिनिमम वेरिएंस सेट पे फॉल करने वाला पोर्टफोलियो, तो इनमें लीनियर रिलेशन है, इनमें लीनियर रिलेशन है, तो वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी में भी तो लीनियर रिलेशन होगा। ये जो लीनियर रिलेशन है वो P1 के ए बी के वेट में है, P2 के ए बी के वेट में है, तो P3 के भी ए बी के वेट में होगा। पर ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि दो दिया है ना, तो ये इक्वेशन से निकल जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे x वेट ऑफ बी को मैं कह रहा हूं, या ए को ले लो, पहला ए है ना, वेट ऑफ ए को कह रहा हूं, y वेट ऑफ बी को कह रहा हूं, मैंने ए बी का बोला। क्या सर बी और सी में भी लीनियर रिलेशन होगा, ऑब्वियसली। क्या सर ए और सी में भी लीनियर रिलेशन होगा, ऑब्वियसली। कोई भी दो स्टॉक के बीच में जो वेट का रिलेशन है ना, वो लीनियर रिलेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी दो का ले लो, आगे ए और बी पढ़े थे, मैंने ए और बी से ही कहानी शुरू कर दी। ठीक, पर मैंने लिखने टाइम ये लिखा हुआ है, कहां पे गया, लीनियर रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ टू स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। ये दो स्टॉक कोई भी हो सकते हैं, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, ए सी के बीच में। अब बताओ, अगर ऐसा है तो बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये P1 का देखो, ये रहा y, ये रहा x, तो 0.5 इज इक्वल टू mx, m का वैल्यू हमें नहीं पता, x 0.4 प्लस c, ये एक इक्वेशन। P2 में देखिए, ये रहा y, ये रहा x, y इज इक्वल टू mx
m इंटू 0.3 प्लस सी, ये दूसरा इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूं तो आराम से m और c की वैल्यू आ जाएगी। इसको माइनस कर दो, बताओ c कट गया, ये 0.5 में से 0.4 घटाओगे तो 0.1 आएगा। ये बताओ, ये 0.1 m आएगा, इससे m की वैल्यू आ जाएगी 1, m की वैल्यू रख दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगा। c की वैल्यू निकालो, 0.5 इज इक्वल टू 1 इंटू 0.4 प्लस सी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है कि सिंपल सा निकल रहा है, 0.1 आ गया। m और c की वैल्यू रख दोगे तो ये इक्वेशन एक बन गया। ये इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx, m1 आया, x प्लस c कितना आया 0.1, ये एक इक्वेशन बना। अब क्या मैं P3 के लिए जब मुझे x पता है तो y नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 0.45 प्लस 0.1 कितना आएगा 0.55। अगर ये वैल्यू 0.55 आई तो ये नहीं निकल सकती, दो वेट पता है तो 1 माइनस 0.45 माइनस 0.55, कुछ भी नहीं है, सी में नहीं, ए और बी में बस इन्वेस्ट होगा। ठीक है, मैंने वैल्यू ही ऐसा रखा था कि ऐसा फिगर आया, कहने का मतलब ये है। तो कर्नल थ्योरम में हम ये पढ़ते हैं कि इफिशिएंट फ्रंटियर या मिनिमम वेरिएंस सेट पे जो पोर्टफोलियो फॉल करते हैं उनके जो दो स्टॉक के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ कह दिया है कि मिनिमम वेरिएंस सेट फॉर्म करते हैं एक्स और वाई। तो बताओ, सिंपल सी बात है ना, अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन होगा, इसके बीच में लीनियर रिलेशन होगा, तो इक्वेशन से मैं लीनियर रिलेशन डेराइव कर सकता हूं। सपोज इन्वेस्टर 4000 आउट ऑफ 8000 ए में इन्वेस्ट किया, ए में कितना इन्वेस्ट किया 4 आउट ऑफ 8, 0.5 वेट है ए का। बी और सी का वेट मुझसे पूछेगा तो पहले इक्वेशन निकाल लेता हूं। देखो, ये अगर x है और ये y है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दो इक्वेशन बनाया, सोल्व किया और ये आ गया इक्वेशन। ठीक, जहां पे x क्या है वेट ऑफ ए जो कि तो दे रखा है 0.5, अगर मैं डाल देता हूं 0.5 तो देखो ये आ गया वेट ऑफ बी एंड सी। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। अगर लीनियर रिलेशन बता दिया तो लीनियर रिलेशन का इक्वेशन डेराइव करके हम वेट ऑफ बी और सी निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो कुछ क्वेश्चन है अब बेसिक से जो आपको ट्राई करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो इसका आएगा वो आएगा CAPM के ऊपर। काफी बढ़िया डिस्कशन है, CAPM बड़ा भी टॉपिक है, एक ब्रेक ले लो, कल के रिवीजन लेक्चर में डिस्कस करते हैं सेकेंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थ्योरी, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, टिल बाय बाय। एक लाइक बटन जरूर दबाना अगर चीजें समझ में आ गई रिवीजन में तो, है ना। एंड कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, नंबर तो मैंने डिस्क्लोज कर ही दिया है। ठीक, कमेंट भी कर सकते हो। नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है।